हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सभी प्रोसेसेस हमने कर लिए थे। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं मेटलर्जी ऑफ इंडिविजुअल मेटल्स। आज की क्लास में हम आयरन की मेटलर्जी और कॉपर की मेटलर्जी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। तो जो आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों, इसके लिए जो मेजर मेटल और होता है दैट इज हेमेटाइट। फॉर्मूला इज Fe2O3.2H2O, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, .2H2O। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास मेटलर्जी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कि हमारे पास कोई भी ओर प्रेजेंट है और हमें क्या करना है बच्चों, उसको कंसंट्रेटेड करना है। कंसंट्रेटेड का मतलब उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव करना है। तो उन्हें हम क्या करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो आयरन मेटल होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक इन नेचर। तो इट मीन्स वी कैन यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ हेमेटाइट ओर। तो देखो बच्चों, इसके लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज़ किया जा सकता है और बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को यूज़ किया जाता है हेमेटाइट ओर को कंसंट्रेटेड करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चों हमारा। सेकंड स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, उसमें हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं बच्चों, आइदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इज डन। अब देखो इसमें कैल्सिनेशन करते हैं हम। कैल्सिनेशन क्यों करते हैं, अब देखो कैल्सिनेशन होगी ऑक्साइड ओर्स के लिए। तो कैल्सिनेशन क्या होती है बच्चों, हीटिंग ऑफ ओर इज डन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये हमें पता है, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या होगा बच्चों, जब हम इसकी हीटिंग करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से एस्केप आउट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों, देखो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग भी करते हैं। अभी तक तो हमने यही स्टडी किया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ सोचते हैं कि या तो रोस्टिंग ही होती है, कैल्सिनेशन होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों प्रोसेस हो जाए, नहीं। बट हमारे पास आयरन के केस में क्या होंगे बच्चों, रोस्टिंग प्रोसेस भी इसका हम करेंगे। रोस्टिंग प्रोसेस क्यों करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस करने के रीजंस होते हैं बच्चों, आयरन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। एक तो अगर हम रोस्टिंग करेंगे तो उसके साथ क्या हो जाएंगी, सारी की सारी जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ हैं, फॉस्फोरस की, आर्सेनिक की और सल्फर की, वो रिमूव हो जाती है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड। जैसे फॉस्फोरस खुद क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, बट फॉस्फोरस ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, वोलेटाइल इन नेचर। ऐसे ही सल्फर क्या होता है बच्चों, नॉन वोलेटाइल, पर सल्फर का जो ऑक्साइड होता है दैट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो इसका ये रीज़न होता है, एक तो ये रीज़न होता है कि जो भी नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर फेरस ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है Fe2O3 में, तो वो भी क्या होंगी बच्चों, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, Fe2O3 में। अदरवाइज तो ये क्या रहेंगी, एज अ इम्प्योरिटी रहेंगी ना, ठीक है। तो अगर इसकी इम्प्योरिटीज़ होंगी, क्योंकि हम क्या करते हैं बच्चों, रोस्टिंग में क्या होता है, हीटिंग इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन्स ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट एयर। तो वो ऑक्सीजन, तो ये जो फेरस ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में। तो इन रीज़न से हम क्या करते हैं, आयरन की मेटलर्जी में जब हम हेमेटाइट से आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इज़ डन। ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल एंड दैट इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस ये मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों। Here reduction is done by carbon, and when reduction is done by carbon then that process is known as smelting। ठीक है, स्मेल्टिंग प्रोसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्मेल्टिंग हम कैरिड आउट करते हैं वो किस में करते हैं बच्चों, ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में फर्दर हमारे पास 4 जोन्स होती है, वन इज़ कंबस्शन जोन, अनदर इज़ रिडक्शन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, ठीक है, और हमारे पास क्या होती है बच्चों, मेल्टिंग फ्यूजन जोन। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, कंबस्शन जोन। कंबस्शन जोन क्या क्या होता है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है,
1500 to 1600 डिग्री सेल्सियस। इस केस में क्या होता है बच्चों, जो वो कार्बन उसके बैड्स बने होते हैं ना, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो कार्बन कोक, ठीक है, उनके क्या होते हैं, बैड्स बने होते हैं, सिलिका प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक्स प्लेस। उसके बाद क्या है बच्चों, रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन का टेम्परेचर क्या होता है, 300 to 700 डिग्री सेल्सियस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल टेक्स प्लेस। फर्दर ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे काम करेगा बच्चों, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3O4 में। फिर Fe3O4 फर्दर से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। दोबारा से इसको रिड्यूस करेगा तो हमारे पास एट लास्ट हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, आयरन विल बी ऑब्टेन्ड एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टेक्स प्लेस। उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड जोन होती है स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। अब देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है बच्चों, इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग विल टेक्स प्लेस। अब देखो यहाँ पे सिलिका होती है जो हमारे पास आयरन में, वो क्या होती है, मेन इम्प्योरिटी होती है। अगर सिलिका मेन इम्प्योरिटी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक सिलिका क्या है, एसिडिक इन नेचर, तो हम इसके लिए इसकी इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम कौन सी फ्लक्स यूज़ करेंगे, बेसिक फ्लक्स यूज़ करेंगे। और वो बेसिक फ्लक्स क्या होगी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है। और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बेसिक है नेचर में, जब वो सिलिका के साथ रिएक्ट करता है, इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट विल टेक्स प्लेस, मीन्स स्लैग फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। नेक्स्ट जोन आती है बच्चों हमारे पास फ्यूजन जोन, दैट इज़ मेल्टिंग जोन। तो जो मेल्टिंग जोन होती है तो उसमें क्या होता है, मोल्टन स्टेट में जो हमें मेटल ऑब्टेन होती है, मीन्स मेल्टिंग ऑफ मेटल विल टेक्स प्लेस, ओके। और जो इस प्रोसेस से यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, फिर मोल्टन मेटल हमें क्या हो जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी मोल्टन मेटल। अब मोल्टन मेटल जो हमें इस प्रोसेस से हमें ऑब्टेन होती है, तो वो आयरन क्या होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन, ठीक है। पिग आयरन में जो आयरन की परसेंटेज होती है वो होती है 93% और जो कार्बन होती है बच्चों वो होती है 5%, ठीक है। बट जो पिग आयरन होता है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज़फुल नहीं होता क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं, ओके। देखो सबसे पहले क्या है, जो हमें हेमेटाइट से जो हमें मेटल, जो हमें आयरन मेटल मिली है वो क्या है बच्चों, पिग आयरन है, ठीक है। मतलब आयरन की वेराइटीज़ हैं। अब पिग आयरन यूज़फुल नहीं होता इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कास्ट आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं। और कास्ट आयरन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, उसको दोबारा से मेल्ट करते हैं और उसको स्क्रैप आयरन के साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कास्ट आयरन विल बी फॉर्म्ड। अब देखो जो कास्ट आयरन की कंपोजिशन होती है उसमें कार्बन क्या हो जाती है बच्चों, 2.5 to 5%, मीन्स उसका जो कार्बन का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। और वो क्या हो जाती है बच्चों, उसकी हाई जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। अगेन कास्ट आयरन is of two types, white cast iron and grey cast iron, ओके। तो जो वाइट कास्ट आयरन होता है इसमें क्या होता है, जो कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है ना, बट कार्बन इज प्रेजेंट हेयर इन द फॉर्म ऑफ Fe3C, दैट इज़ नॉन एज सीमेंटाइट, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है। और इसको हम वाइट फ्लेक्स होती हैं इसकी, ठीक है, जैसे वाइट सीमेंट होती है वैसे उस टाइप की होती है वाइट फ्लेक्स। उसके बाद बच्चों ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, कार्बन इज प्रेजेंट हेयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज ग्रे कास्ट आयरन, ओके। तो कास्ट आयरन क्या होता है बच्चों, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया है। उसके बाद बच्चों एक फॉर्म होती है हमारे पास रोट आयरन। रोट आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। कई बार एग्जाम में कंपटीशन बिल्कुल ये छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है, विच फॉर्म ऑफ द आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म,
ठीक है, और ये चीज़ हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, हम इन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, रॉट आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। हियर द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ वेरी लेस, 0.2%, and this form of iron is highly malleable and is tough, and it is obtained by oxidizing the impurities of cast iron। जो कास्ट आयरन में impurities रहती हैं उन्हें हम क्या करते थे बच्चों, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ऑक्सीडाइज होने पर हमारे पास क्या बच जाता है, रॉट आयरन, विच इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। उसके बाद है बच्चों हमारे पास स्टील। स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ओके, एंड हियर the परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ 0.25 to 2%। वैसे भी हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी देखते हैं, ठीक है, टेंसिल्स वगैरह होते हैं, वो सभी किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। तो जो स्टील होता है बच्चों, स्टील क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट एलॉय होता है, ठीक है। स्टील इन एक्चुअल में एलॉय होता है ना, ठीक है, तो एलॉय क्या होगा, उसमें आयरन होगा, कार्बन की परसेंटेज होती है निकल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टील भी क्या है, वो भी एक आयरन की एक फॉर्म है, ओके। और जो स्टील है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है हमारे पास। तो ये था बच्चों हमारे पास सारा का सारा प्रोसेस मेटलर्जी ऑफ आयरन के लिए, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जी ऑफ कॉपर, ठीक है। और आपको मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इससे ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अगर आप सभी मेटल्स की मेटलर्जी के एक्सट्रैक्शंस को एक साथ ही पढ़ते हो तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उसमें क्या होना था। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ एडवाइस की है, ठीक है, कि आप सबसे पहले क्या करो, एक मेटल की मेटलर्जी को ही रिवाइज करो, उसको ही लर्न करो, फिर उसके बाद सेकंड मेटल, उसके बाद थर्ड मेटल, ठीक है। तो ये हमने किया आज की क्लास में आयरन की एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कॉपर की एक्सट्रैक्शन को।